कुछ उसके रूल्स को पढ़ रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे उसके रूल्स को, उसको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे कि अगर ये सिम्टम्स आता है तो रूल्स जो है वो कहाँ पर अप्लाई करेंगे, स्टोमक का रूल्स क्या हो। अगर मान लीजिए स्टोमक के की जो अपनी एनर्जी होती है, जो की होती है, अगर वो डिसेंड करती है, मतलब नीचे अगर आ रही है, तो उस क्रम में कि जो डाइजेस्टिव फूड है, डाइजेस्टिव फूड को नीचे की ओर लाने के लिए, मतलब स्टोमक से डिओडेनम, डिओडेनम से जेजुनम, देन इलियम, देन ऐसे होते हुए लार्ज इंटेस्टाइन यानी असेंडिंग, फ्लेक्सर, देन ट्रांसवर्स, देन फ्लेक्सर, देन डिसेंडिंग, देन सिग्मोइड। ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के दृष्टिकोण से अगर वो डिसेंड करता है तब तो भोजन अपना रूटेड होगा, जो उसका रूट बना हुआ है। और अगर इसका कारण जो है, अगर वो पचा हुआ भोजन जो है, डाइजेस्टेड फूड जो है, वो भोजन नीचे की तरफ फ्लो नहीं कर पा रहा है, यानी जो है वो डाइजेस्टेड फूड डाउनवर्ड नहीं जा रहा है, तब क्या हो जाएगा, ये जो स्टोमक की जो है उसका जो डिसेंड करने वाला कैरेक्टर है, वो जो है वो उसका बदल जाएगा और स्टैग्नेशन ऑफ की में बदल जाएगा। मतलब स्टोमक का जो एनर्जी है वो स्टैग्नेंट हो जाएगा, यानी रुक रुक कर बहने लगेगा, और रुक रुक के बहने लगेगा तो फूड जो है वो जा करके रिटेन हो जाएगा। जैसे यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन रिटेन कर जाता है, वैसे ये यूरिनरी ब्लैडर ये स्टोमक में जाकर रिटेन कर जाएगा। तो अगर रिटेंशन ऑफ फूड होगा तो क्या होगा, आपको जो है वो खट्टा डकार जो है आने लगेगा। ये एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो आपको मिलेगा रिटेंशन ऑफ फूड से। तो फूड का जो मूवमेंट है डिसेंड करने वाला, इट शुड बी प्रॉपर। एक चीज तो याद रखिएगा, अगर वो कॉम्प्लेन करते हैं कि हमारा पेट भारी है, खट्टा डकार आ रहा है, तो इसका मतलब है रिटेंशन ऑफ फूड। लॉ यहाँ पर ये कहता है डिसेंट के मामले में। अगर मान लीजिए स्प्लीन की एनर्जी जो है वो एसेंड कर रही है, ऊपर, तब वो क्या करेगा, एसेंडिंग तो उसका नॉर्मल है, जब वो एसेंड करेगा तो क्या करेगा, फूड की को वो लंग्स और हार्ट में भेजेगा। लंग्स में वो की बनेगा एयर की से मिलकर, और हार्ट में जाकर के ब्लड का फॉर्म करेगा, जिसको कंट्रोल स्प्लीन करेगा, और उसके बाद गवर्न जो है हार्ट करेगा, और लीवर जो है उसको स्टोर करेगा। और किडनी में क्या होता है, एसेंस स्टोर होता है। और अगर एसेंस कमजोर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बच्चों में क्या होगा, अगर एसेंस कमजोर हो जाए, किडनी एसेंस अगर कमजोर हो गया तो बच्चों में ऑटिज्म आ जाता है, उसका ग्रोथ पुअर हो जाता है, उसका डेवलपमेंट पुअर हो जाता है, उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम पुअर हो जाता है, उसका मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ही कमजोर हो जाता है, बच्चा एक तरीके से वीक हो जाता है। आजकल बहुत बीमारियां बढ़ी हुई हैं ऑटिज्म का। बच्चा को स्पीच डिसऑर्डर है, वो बोल नहीं पाता है, बच्चा जो है वो अपने से सोच नहीं पाता है, अपने से थॉट प्रोसेस नहीं डेवलप कर पाता है, तो इस तरीके से वो मेंटली कमजोर हो जाता है। तो स्प्लीन जो है कि जब एसेंड करेगा, ऊपर की ओर जाएगा, अपवर्ड जाएगा, तो फूड की जो है, जो नीचे से बन के आ रहा है, फूड की अपवर्ड जाएगा।
और अपवर्ड कहाँ जाएगा? लंग्स में जाएगा और हार्ट में। तो ये स्प्लीन की असेंडिंग लॉ है। ये आपको पता है कि अगर ये असेंडिंग की कमजोर हो जाएगा तो सारा का सारा जो है ये नीचे की ओर ऑर्गन को होल्ड करके रखता है, होल्डिंग फंक्शन। तो ये सारा ऑर्गन अपने जगह से नीचे आने लगेगा और तब रेक्टम प्रोलैप्स कर जाएगा। उसके बाद यूट्रस, फीमेल के केस में यूट्रस, वेजाइना, ये सबका सब प्रोलैप्स होने लगेगा। उसके बाद पेट भी जो है आगे की ओर जो है वो लटक जाएगा, गाल कटने लगेंगे, गाल का मसल जो है लटक जाएगा, बॉडी में अजीब सा जो है ढीलापन आ जाएगा। तो वो आपको हार्निया हो जाएगा, वेरिकोस हो जाएगा, आपको जो है वो पाइल्स, हेमरोइड्स हो जाएगा। ये बहुत सारा चेहरे पर रिंकल्स आ जाएंगे अगर एसिडिक पावर उसका कमजोर होता है। तो स्टोमक जो है, स्प्लीन, स्टोमक और स्प्लीन जो है, जो एनर्जी होती है वो दो प्रकार की होती है। एक तो प्री नेटल, एक पोस्ट नेटल। प्री नेटल में किडनी है, पोस्ट नेटल में जो है एसटी एंड एसपी है। तो जो एडल्ट में जो एनर्जी आती है वो स्टोमक और स्प्लीन को कहा जाता है रूट ऑफ एनर्जी ऑफ पोस्ट हेवन। पोस्ट हेवन मतलब जन्म लेने के बाद जो ऊर्जा हमारी होती है उसका जो है सोर्स जो है वो स्टोमक और स्प्लीन है। तो इस तरीके से जितने भी एनर्जी हैं सबका सोर्स जो है ये दोनों है, स्टोमक एंड स्प्लीन। और अगर एनर्जी किसी भी प्रकार से कम हो जाती है तो वीकनेस आ जाएगा, फटीग आ जाएगा, सारे फंक्शंस जो हैं ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसमिशन, होल्डिंग, असेंडिंग, डिसेंडिंग, होल्डिंग, वार्मिंग, कूलिंग, सब कमजोर हो जाएगा। तो आप ये समझ जाइए कि स्टोमक एंड स्प्लीन पोस्ट जो हेवन एनर्जी है उसका सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है वो, जो कि आपको बॉडी को मिलता है जन्म के बाद। अगर स्टोमक डिफिशियंट हो जाए यानी कमजोर पड़ जाए तो की जो पैदा होगी एनर्जी वो इनसफिशियंट होगी। और उस कंडीशन में पर्सन जो है, जो कंसर्न आदमी है, वो वीकनेस फील करेगा और टायर्डनेस फील करेगा। अगर एक आदमी आपके पास आता है कि डॉक्टर साहब हम हमेशा वीक फील करते हैं और टायर्ड हम फील करते हैं, तो आपको उसके स्टोमक और स्प्लीन के कंडीशन को देखना होगा कि जितने भी एनर्जी है सबका सोर्स जो है यही। और स्टोमक और स्प्लीन अगर कहीं से बीमार चल रहा है, कमजोर हो रहा है, तो इनसफिशिएंट एनर्जी नहीं प्रोड्यूस होगा तो टायर्डनेस और वीकनेस आपको हो जाए। ये एक लॉ हो गया। दूसरा लॉ क्या है? सारा एनर्जी तो है ही, इससे सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी है, और साथ ही साथ ये ओरिजिन ऑफ फ्लूइड भी है। अब आप देखिए, ओरिजिन ऑफ फ्लूइड, जितने तरह का वो फ्लूइड है हमारे बॉडी में जो हम लेते हैं या जो हमारे बॉडी के अंदर में है, वो सबका सोर्स जो है ओरिजिन स्टोमक होता है। तो रोल ऑफ स्टोमक अब आपके सामने बहुत क्लियर हो गया। की का सोर्स और फ्लूइड का ओरिजिन स्टोमक होता है। तो जितना भी ड्रिंक होता है, जो भी पेय पदार्थ हम लेते हैं, इसका ये ट्रांसफॉर्म्ड होता है और डाइजेस्ट करता है स्टोमक के द्वारा। और स्टोमक जो है अगर अफेक्टेड होता है, स्टोमक इनडिफिशियंसी हो जाता है, तो उसके अंदर में फ्लूइड की कमी हो जाएगी।
और उसके अंदर में जब फ्लूइड की कमी आ जाएगी तो बोलिए क्या हो जाएगा, सारा चीज जो है ड्राई कर जाएगा, ड्राई स्टूल हो जाएगा, ड्राई माउथ हो जाएगा, ड्राई थ्रोट हो जाएगा। देखिए मामला कहाँ आ गया, स्टोमक इन डिफिशिएंसी, एनर्जी स्टोमक में इन भी होता है, स्टोमक में यांग भी होता है। अगर इन का डिफिशिएंसी हो गया तो आप जानते हैं कि इन इज इक्वल टू बॉडी फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड में ही आ जाता है ब्लड, फिजिकल टू ब्लड, या जितने भी बॉडी फ्लूइड है सब उसमें चले आएंगे। तो जैसे ही इनकी कमी आई वैसे ही जो है ड्राइनेस बॉडी में आ जाएगा, और जैसे ही इन बढ़ेगा यानी बॉडी फ्लूइड बढ़ेगा तो बॉडी में इडमा हो जाएगी। तो ये एक लॉ है, जैसे बढ़ेगा बॉडी फ्लूइड इडमा हो जाएगा, और जैसे ही जो है वो कमे घटेगा वैसे ड्राइनेस आ जाएगी, और जैसे ही ड्राइनेस आ जाएगी स्वभाव में ड्राइनेस आ जाएगी, रिश्ते नाते आप कम कर देंगे, सब जगह डिटैचमेंट हो जाएगा। मम्मी जी परफॉर्मेंस नहीं था बल्कि एक ऐसा तोहफा था जो एक, ये भी ध्यान में रखने की चीज है, बॉडी फ्लूइड अगर बढ़ता है भले बॉडी में इडमा हो जाए लेकिन आदमी बड़ा समाज से जुड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि बॉडी फ्लूइड जो है वो रिश्ते बनाता है। जैसे मकान बनाते समय पानी की जरूरत पड़ती है, तो पानी जो है वो सीमेंट को, बालू को, मिट्टी को, ईंट को जोड़कर मकान बना देता है। ठीक उसी तरीके से हमारे अंदर में बॉडी जो है, बॉडी फ्लूइड जो है वो हमें कई लोगों से जोड़कर हमारा मकान बनाता है, तब हम एक सामाजिक आदमी हो जाते हैं और हम समाज के बारे में सोचने लगते हैं। अगर हमारे अंदर में पानी की मात्रा कम होने लगे, ड्राइनेस आ जाए, तो हम धीरे धीरे समाज से कटना चालू हो जाए, रिश्ते नातों की वैल्यू हमारे अंदर कम हो जाएगी। ये भी आपको समझने की जरूरत है कि ये मेंटल से कैसे कनेक्टेड है। एनीवे दिस इज ए लॉ। अगर मान लीजिए अगर ओवर ईटिंग होता है, अनदर लॉ है, तो भोजन ओवर ईटिंग जो होता है वो स्टमक को डिप्राइव करता है डाइजेशन से, कि फूड जो है वो स्टैग्नेट हो जाता है इन द मिडिल वार्मर, और स्टोमक की जो है वो डिसेंट नहीं करेगा। और जब स्टोमक की डिसेंट नहीं करता है तो क्या होगा, नीचे जो है फूड नहीं जा पाएगा, तो रिटेन हो जाएगा। तो ये भी याद करना है कि ओवर ईटिंग शुड बी अवॉइडेड। मान लीजिए कोई आइटम बहुत अच्छा लग रहा है तो बहुत ज्यादा नहीं खाना, अवॉइड करना है, ओवर ईटिंग नहीं खाना, नहीं तो डिसेंडिंग पावर कमजोर हो जाएगा, भोजन रिटेन हो जाएगा, इसीलिए पेट फूट जाता है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट लॉ जो है वो लॉ है कि अगर मान लीजिए ईटिंग टू फास्ट है, आप समय नहीं देते हैं स्टमक को टू डाइजेस्ट फूड प्रॉपर्ली, तो ये भी जो है डिसेंडिंग पावर को कमजोर करता है। इसको भी आपको जानने की जरूरत है। और अगर आप कम खाना खाते हैं, ये भी जो है स्टमक और स्प्लीन डिफिशिएंसी को क्रिएट करता है। अगर मान लीजिए लेट नाइट में भी आप खाना खाते हैं, तब भी जो है वो स्टमक जो है वो आपको डिफिशिएंसी हो जाएगी, उसमें इन की डिफिशिएंसी हो जाएगी, क्योंकि ईटिंग लेट नाइट
पिएगा तो दूसरी ए टाइम ऑफ इन, रात में जब बहुत लेट खाने से क्या होगा, आप इन के समय खाते हैं तो खाना क्या और जो स्टमक को फोर्स करता है टू यूज इट्स इन एनर्जी, और इन एनर्जी अगर आएगा तो बॉडी फ्लूइड कम हो जाएगा, और बॉडी फ्लूइड कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्टमक में डिफिशियंसी आ जाएगी, इनकी डिफिशियंसी आ जाएगी। और अगर कोई एक आदमी खाना खा रहा है और बहुत ज्यादा चिंतित है तो वो क्या काम करेगा, उसके अंदर जो ऊर्जा होगी वो स्टैग्नेशन का काम कर देगा, और जब वो स्टैग्नेंट करेगा तब क्या होगा, भोजन नीचे नहीं आ पाएगा, और भोजन नीचे नहीं आएगा तो डिटेंशन हो जाएगा। तो हर हालत में इन सब चीजों से स्टैग्नेशन हो, ईटिंग लेट हो, नाइट में हो, चिंता के साथ खाना खा रहे हो, या बहुत तेजी से खाना खा रहे हो, या कम खाना खा रहे हो, या ज्यादा खाना खा रहे हो, ये सब के सब जो है ना रिटेंशन ऑफ फूड का काम करते हैं। और क्या होता है, चलते चलते आप खाना खा रहे हो, दौड़ के खाना खा रहे हो, बड़े टुकड़े को साथ में खा रहे हो, तो ये भी स्टैग्नेशन ऑफ की करता है स्टमक, तो ये भी रिटेंशन का ही काम करेगा। तो ये सब सारे जो है दीज आर दी रूल्स ऑफ स्टमक, इसको जो है आप रूल्स ऑफ स्टमक को दिमाग में रखने की जरूरत है, इससे बात क्लियर हो जाएगा जीआईटी। चिंता अगर आप करते हैं, चिंता करते हैं तो आप कहते हैं कि भाई हम तो चिंता करते हैं, तो ये क्या करता है कि स्टमक की को जो है स्टैग्नेंट कर देता है, और तब उसके बाद आपको जो है नौजिया होने लगेगी, बेंचिंग होने लगेगी, निगलिंग होने लगेगा, बर्निंग पेन होने लगेगा। इस पर ध्यान रखना। अगर बहुत ज्यादा मेंटल वर्क कर रहे हैं बहुत सालों से, तो अभी ये स्टमक में की का डिफिशियंसी कर देगा। अगर मान लीजिए एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, रिजेंटमेंट है, तो ये कैसे पैदा होता है, ये तो आपको मालूम है कि जब लीवर की में स्टैग्नेशन पैदा होता है तो स्टैग्नेशन के कारण जो है एनर्जी जो है वो हॉरिजॉन्टल जो है आकर के स्टोमक और स्प्लीन पर करेगा, स्टोमक पर करने के बाद जो है वो कॉज कर देगा बेल्चिंग, नौजिया, ये सब का कॉज कर जाएगा, और स्प्लीन को करेगा तो डायरिया स्टार्ट कर देगा। तो इसलिए एंगर, फ्रस्ट्रेशन और रिजेंटमेंट, इन सब चीजों से बचने की जरूरत है। कोल्ड अगर स्टोमक को अटैक करेगा, डायरेक्ट अगर अटैक करेगा तो स्टोमक में जो है वो इंटरनल कोल्ड आ जाएगा, और उसके कारण जो है सडन एक्यूट पेन एंड वॉमिटिंग हो सकती है। बहुत लोग को देखिएगा ठंड में वॉमिटिंग होती है। अगर स्टोमक की जो है डिफिशियंट हो जाएगा तो वो डिसेंट नहीं करेगा, जैसा कि आपको बताएं, तो वो रिटेंशन जो है एपिगैस्ट्रियम फूल जाएगा, अनकंफर्टेबिलिटी लगेगी, रिटेंशन ऑफ फूड हो जाएगा। और अगर आपको कंफर्टेबल फीलिंग एपिगैस्ट्रियम में नहीं लग रहा है, पेन आपको ज्यादा लग रहा है, तो ये क्या है, एक्सेस कंडीशन स्टमक का है। स्टमक की जो है अगर डिफिशियंट होगा तो स्प्लीन की भी डिफिशियंट हो जाएगा, और स्प्लीन की डिफिशियंसी से आपको मालूम है कि डिफिशियंट होगा, सिंक करेगा, कोलैप्स करेगा, तो ये फर्दर कई तरीके का जो है ये सिम्टम्स देगा। आपको भूख नहीं लगेगी, लूज स्टूल होने लगेगा,
एंड टेस्ट इज कनेक्टेड टू अर्थ, आपको टेस्ट नहीं रहेगा। उसके बाद जो है आपको क्या करेगा, लिम्ब में नहीं जा पाएगा तो लिम्ब में आपको वीक हो जाएगा। दोनों हाथ और दोनों पैर आपको जो है कमजोर लगने लगेंगे। हमेशा कोई सामान उठाने के समय आप कहिएगा भाई ये तो बड़ा मुश्किल है, आप तो नहीं उठे। तो एक तो फॉर्मूला साफ है कि अगर इनकी डिफिशियंसी होती है स्टमक में तो बॉडी फ्लूइड की कमी हो जाएगी, तो मुंह ड्राई कर जाएगा, ड्राई थ्रोट हो जाएगा, आपको जो है प्यास लगेगी। तो इनकी कमी से आपको एम्प्टी हीट होगा, तो प्यास तो लगेगी लेकिन पानी पीना नहीं चाहिएगा, थोड़ा सा पानी पी लीजिएगा, इससे ज्यादा पानी नहीं पी सकते हैं। वो आपको फॉर्मूला मालूम है कि यांग जब गिरने लगता है तो आपको फॉल्स जो है वो कोल्ड पैदा होता है, और इन जब गिरने लगता है तो फॉल्स एम्प्टी हीट पैदा होती है, और एम्प्टी हीट का असर जो है आफ्टरनून में दिखाई पड़ता है। अब फुल हीट का जो है कंडीशन जो है आपको एकदम दोपहर में दिखाई देगा, दिन में दिखाई पड़ेगा। लो ग्रेड फीवर होने लगेगा, रात में नाइट स्वेटिंग होने लगेगा। ये सब सारी चीजें जो है आपको एम्प्टी हीट में मिलेगा, सब रात। तो इसको जानने की जरूरत है। अगर स्टोमक में इनकी डिफिशियंसी हो जाती है तो एम्प्टी हीट बढ़ेगा, लेकिन एम्प्टी हीट बढ़ने से तो जरूर आपका जीभ लाल हो जाएगा, लेकिन जितना लाल वो दिखाई पड़ता है उतना लाल नहीं होगा जो नेचुरल फुल हीट में होता है। और क्या होगा, जब हीट आपको चला जाएगा तो फिर वो आपके गम्स में जो है वो हो जाएगी, ब्लीडिंग होने लगेगी, गम्स जो है स्वेल कर जाएगा और पेन होने लगेगा, मुंह में दुर्गंध भी आने लगेगा। और जो स्टोमक में फ्लूइड है उसको क्या करेगा, हीट गर्म कर देगा तो फर्मेंट हो जाएगा, और फर्मेंट करने से क्या होगा कि आपके मुंह में खट्टा आने लगेगा। आप जब नौजिया आएगी, जब वॉमिटिंग होगा तो खट्टा खट्टा पानी ऐसा निकलने लगेगा। तो इस तरीके से जो है ये आपको, और गर्मी जो है वो चूंकि यांग होता है तो हमेशा ये ऊपर की ओर जाता है, तो वॉमिटिंग करा देगा, हूल आ जाएगा, ये खट्टा डकार जो है, खट्टा पानी जो है वो मुंह में आ जाएगा। अगर मान लीजिए अमाशय में यानी स्टोमक में अगर बलगम आ जाता है तो क्या होगा, तो भारी भारी लगने लगेगा, और बलगम के कारण प्यास मगर नहीं लगेगी। तो और अगर स्टोमक में बहने वाला ब्लड अगर रुक रुक के बहने लगेगा तो जो है आपको आपके स्टोमक में हीट बढ़ेगा, तो हीट के साथ कई चीजें आ जाएंगी। हीट के साथ गम्स का प्रॉब्लम आ जाएगा, फूड जो है वो रिटेन कर जाएगा, डिसेंडिंग पावर उसका घट जाएगा, तो फूड जो है वो आगे नहीं बढ़ेगा, रिटेन कर जाएगा, वो रिटेन कर जाएगा तो सड़न पैदा हो जाएगी, एपिगैस्ट्रियम में हैवीनेस आ जाएगा। और उसके बाद जो है लॉन्ग रन में क्या हो जाएगा कि लीवर की जो है स्टैग्नेंट हो जाएगा, जो स्टोमक पर अटैक करेगा, और ये कॉज करेगा ब्लड का स्टोमक में स्टैटिस रुकना भी कॉज करेगा। तो कहने का क्या मतलब हो गया, ये सब थोड़ा सा लॉ तो बहुत है लेकिन ये थोड़ा समझने लायक लॉ है, इसको आप लोग एक तरीके से कनेक्ट करके समझने की कोशिश करेंगे, फिर जो है हम लोग आगे इसको एक आध बार और रिवाइज करेंगे।
अब आज देखिए सिर्फ मात्र इतना टाइम देने के बाद भी 17-18 आदमी जो है ज्वाइंट किए। मेहनत कितना पड़ता है आप खुद भी जानते हैं। उन्हें उस समय तो वो कहते हैं कि जोड़ दीजिए, हमको ऐड कर दीजिए, और टाइम पे आते नहीं है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, विच इज कनेक्टेड टू स्टोमक से। वो शुरू होता है, स्टोमक का आगे का हिस्सा वो डिओडेनम हुआ, फिर उसके बाद एक पार्ट होता है जिसको जेजुनम कहते हैं, और उसके बाद जो है बहुत सी क्वाइल्ड ऐसा स्ट्रक्चर पूरा पेट में सराउंडिंग नेवल ये होता है, और बाद में इसका एंड जो है इलियोसिकम ज्वाइंट से आके जुड़ जाता है, और जो भी चीजें ये एब्जॉर्ब कर लेता है प्योर और इम्प्योर के अंदर में ये डिस्क्रिमिनेट करता है। तो जिसके स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो वो आदमी जो है राइट और रॉन्ग में डिफरेंशिएट नहीं कर सकता है। ऐसे दोस्तों के बीच में घूमता रहेगा जो उसको चीट करते रहे। अच्छे समय में सारे पैसे जो है वो खत्म कर देंगे और बुरे वक्त में उनको कोई मदद नहीं करेगा। सामान ऐसे ऐसे खरीद लेंगे जिसका कि लॉन्ग टर्म कोई यूज नहीं होगा। तो राइट और रॉन्ग की चीजें जो है नहीं पहचान पाते हैं, जिनका जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में एनर्जी जो है वो बैलेंस्ड नहीं होती है। तो अगर मान लीजिए गर्म तासीर का अगर खाना आप खाते हैं, तासीर रिच फूड जिसको कहते हैं, ग्रीजी फूड कहते हैं, चिकनाई युक्त भोजन कहते हैं, तो अगर खाते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हीट बढ़ जाएगा, और ठंडी तासीर का खाना खाते हैं तो कोल्ड बढ़ जाएगा। अगर छोटी आंत में कोल्डनेस आ जाएगी तो छोटी आंत जो है वो आपको यूरिन की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। अगर कोई कहता है कि बहुत यूरिन होता है, प्रोफ्यूज यूरिन होता है, तो आपको चेक करना पड़ेगा उसका इंटेस्टाइन की स्थिति क्या है, और इंटेस्टाइन की स्थिति में कोल्डनेस है या हॉटनेस है। अगर कोल्डनेस है तो ज्यादा होगा, और अगर हॉट है तो यूरिन जो है स्कैंटी हो। बहुत आदमी आपको बोलेगा कि हमारा यूरिन बहुत कम होता है, और बहुत आदमी कहता है बहुत यूरिन होता है। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जब हीट हो या कोल्ड हो तब ये घटना घटती है। अच्छा, आपको अगर जो है नाभि के नीचे दर्द होने लगे, यानी लोअर एब्डोमेन में, तो इसका मतलब है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में एनर्जी अधिक हो गई है। और अगर आपके हाथ में पाँव में जिसको कहते हैं जो ह्यूमरस से बना होता है कंधा, जो ट्रेपीजियस, क्लेविकल और स्कैपुला, एक्रोमियल प्रोसेस, गेलनॉइड कैविटी से बना हुआ हो, तो इसमें की मात्रा अधिक हो जाती है। की अधिक बढ़ने से एक तो नेवल के नीचे दर्द होगा, एक ये पोर्शंस जो है अफेक्टेड हो जाएगा। बहुत लोग का कंप्लेन करते हैं ना कि हमारे हाथ में दर्द है, हमारे कंधे में दर्द है, साथ ही साथ बताते हैं कि टेम्पोरल बोन में दर्द है, कान के ऊपर दर्द है। इन सब जगहों पर अगर बताते हैं तो समझना चाहिए कि स्मॉल इंटेस्टाइन में एनर्जी ज़्यादा है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है मैनिक बिहेवियर कर रहा है,
तो मैनिक बिहेवियर वाला व्यक्ति मान लीजिए उसका एक ऐसा एक्शन है कि वो बहुत सारा प्रोजेक्ट ले रखा है, ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे, सारा इंतजाम हम ही कर देंगे, और चारों तरफ अपना काम उसने फैला रखा है, लेकिन वो कोई काम पूरा नहीं करेगा, हमेशा परेशान रहे, ये नहीं हो रहा है वो नहीं हो रहा है, काम इतना फैलाए हुए काम वो नहीं कर सकता। तो उसका वजह ये होता है कि उसका जो एनर्जी है, उसकी जो एनर्जी है मैनिक बिहेवियर वाले की, वो बिखरी हुई रहती है, स्कैटर्ड रहती है, कंसंट्रेट नहीं रहती, जिसकी वजह से जो है उसके काम करने का ढंग भी होगा, सब चीज में कहे हाँ कर लेंगे, ये काम हाजिर कर लेंगे, वो काम हाजिर कर लेंगे, लेकिन होगा कुछ। तो इसका क्या कारण हो गया कि हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन में गर्मी अधिक है, जिसकी वजह से उसकी ऊर्जा जो है स्कैटर्ड है और बहुत सारा प्रोजेक्ट ले रखा है, पूरा नहीं होगा। और अगर मान लीजिए किसी को अपेंडिसाइटिस का पेन हो रहा है, एकाएक होने लगे, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में एनर्जी जो है स्टैग्नेंट हो गई, ड्यू टू स्टैग्नेशन ऑफ एनर्जी इन स्मॉल इंटेस्टाइन, appendicitis पेन कम्स फॉरवर्ड। आप जानते हैं कि आपका जो बड़ी आंत है, लार्ज इंटेस्टाइन, उधर सबसे जो लोअर रीजन है, जो इलियम के हिस्से में आता है, वहां पर एक आपको अपेंडिक्स होता है, और अपेंडिक्स में जो सूजन हो जाता है उसको अपेंडिसाइटिस कहते हैं। वहां पर दर्द आपको हो सकता है कि वहां दर्द आपको हो, अपेंडिसाइटिस। अपेंडिक्स जो है वो हमारे बॉडी में वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल ऑर्गन में एक थर्ड आई भी है जिसको पिनियल स्टॉक कहते हैं, एक वेस्टिजियल ऑर्गन में पीना है जिसको हम लोग एक्सटर्नल ईयर कहते हैं। किसी जमाने में इन सबों का हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा काम हुआ करता था, लेकिन आज ये हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, आज बस ऑर्गन के रूप में। एपेंडिसाइटिस में एक बैक्टीरिया है, वो अब नहीं होती है या बहुत कम होती है, जो क्लोरोफिल को डाइजेस्ट करती है। क्लोरोफिल का मतलब होता है जो प्लांट हम लोग कच्चा खा लेते हैं, या पहले जब पकाने की स्थिति नहीं थी, लोग अग्नि और फायर को नहीं जानते थे, या चीजों को पकाकर नहीं खाते थे, यूं ही खा लेते थे ग्रीन चीजों को, तो उनके अंदर जो ग्रीन कलर है, इट इज ड्यू टू क्लोरोफिल, जो सनलाइट के प्रेजेंस में भोजन बनाता है। इस क्रिया को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो फोटोसिंथेसिस जो है क्लोरोफिल के द्वारा होता है, और हम लोग उसको खाते हैं। आज भी हम लोग कच्चा साग तो खा ही लेते हैं, चने का साग जो है हम लोग को खाने का अभी भी आदत है, या ग्रीन जो हरा चना है वो भी हम लोग खा लेते हैं, लेकिन अब वो बहुत कम है। तो बैक्टीरिया जो है उसका एक तरीके से फंक्शन नहीं है, लेकिन अपेंडिक्स है, और किसी कारण से अगर उसके अंदर में आइटिस आ गया, स्टैग्नेशन से, स्टैग्नेशन ऑफ की से अगर उसमें आइटिस जुड़ गया तो वो बड़ा पेनफुल होता है। अल्टीमेट डॉक्टर एडवाइस करता है कि आप इसका ऑपरेट करा दीजिए। हमारे कान में जो पीना है, जिसको एक्सटर्नल ईयर कहते हैं, किसी का छोटा होता है, किसी का काफी बड़ा होता है, जिसको ऑडिकोलॉजी कहते हैं, वो प्रभाव जो कान की स्टडी करता है, और कान पे स्थित पॉइंट्स को प्रेस करके शरीर के अंदर उत्पन्न डिसऑर्डर को जो है ऑर्डर में लाता है, तो ये कान को ऑडिकोलॉजी कहते हैं। इसका भी ट्रीटमेंट एक्यूप्रेशर में लोग करते हैं, और कान पे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, और जिस तरीके से बच्चा जो अपने मदर के उम्र में होता है,
ठीक उसी तरीके से कान की बनावट होती है। लेकिन जो है अब ये पीना है, इसका अब हमारे बॉडी में यूज नहीं है। अगर ये न भी हो तब भी हम आवाज कैच कर लेंगे और प्रॉपरली आवाज को सुन लेंगे। इसलिए छोटे कान वाले भी सुनते हैं, बड़े कान वाले भी सुनते हैं। तो एक हमारे ब्रेन में एक पार्ट होता है, उसको पिनियल बॉडी या पिनियल स्टॉक उसमें कहते हैं, जिसको थर्ड आइज कहते हैं। ये किसी समय हमारे यहाँ हमारे बॉडी में सक्रिय था, लेकिन अब जो है ये हमारे बॉडी में सक्रिय नहीं है। पिनियल ग्लैंड, जिसको कि मॉडर्न साइंस जो है कहता है इट्स फंक्शन इज नॉट नोन, प्रॉपरली नॉट नोन। हालांकि नेचुरल साइंस वाले इसको कहते हैं कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड जब फंक्शन नहीं करता है तो उसकी जगह पर ये काम करता है। इस तरीके से इसकी चर्चा करते हैं, लेकिन मॉडर्न साइंस वो इसकी चर्चा नहीं करता। जैसे थाइमस ग्लैंड के बारे में वो चर्चा नहीं करता, हम चर्चा करते हैं और हम उस पर ट्रीटमेंट भी देते हैं और लाभ भी मिलता है। लेकिन साइंस का जो आधार है, जो पैरामीटर्स है, उसके तहत वो पिनियल ग्लैंड को और थाइमस ग्लैंड को देख नहीं पाता है, इसलिए वो उसके बारे में चर्चा नहीं। अगर मान लीजिए पेट में अगर गुड़गुड़ाहट होती है तभी ये स्मॉल इंटेस्टाइन उसमें रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। तो इस तरीके से अगर पेट में दर्द, गुड़गुड़ाहट, पतले, दस्त ये सब होते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन में कोल्ड का डिफिशियंसी हो जाता है, या उसकी डिफिशियंसी हो जाती है, जिसके कारण गुड़गुड़ाहट। कभी कभी बैठे बैठे आपको गुड़गुड़ गुड़गुड़ इतना किसके आवाज करेगा कि आप भी थोड़ा सा एम्ब्रेस हो जाएगा, बड़ा अजीब सा लगेगा आपको। तो छोटी आंत जो है स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें दो प्रकार की गर्मी होती है। एक तो फुल हीट होती है और एक हॉटनेस होती है। फुल हीट होगी तो हार्ट फायर, फुल हीट इन स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यू टू हार्ट फायर होता है, और हॉटनेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन वो डिफिशियंसी ऑफ इन स्मॉल इंटेस्टाइन के कारण होता है। तो ये थोड़ा जानने की जरूरत थी, और कोई खास इसमें एक मिनट। तो ये सब अगर मान लीजिए स्कैंटी एंड डार्क यूरिन हो रहा है तो मैंने उसको बताया था आपको, और यूरिनेशन में पेन हो रहा है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हीट है। और अगर कोल्ड है तब तो प्रोफ्यूज यूरिन जो है होगा, पेन नहीं होगा। ऐसे ही जाइएगा, बहुत ज़्यादा यूरिन होगा, बड़ा आपको लगेगा इतना तो पानी भी नहीं पीते हैं, इतना यूरिन कैसे होता है। अगर लीवर की जो है स्टैग्नेशन बताए थे, अगर लीवर की ऑब्स्ट्रक्ट होती है या लीवर की जो है स्टैग्नेंट होती है तो क्या होगा, स्टैग्नेटेड लीवर की जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन पर अटैक कर देती है, और स्मॉल इंटेस्टाइन पर अटैक करने से जो है वो वहाँ पर की का स्टैग्नेशन हो जाता है। और स्टैग्नेशन जो है वो एक क्रॉनिक होता है, एक एक्यूट होता है। एक तत्काल असर देने लगता है और एक बाद में थोड़े लंबे समय के बाद देता है। एक्यूट स्टैग्नेशन जो होता है वो एक्सेस कंडीशन है, अब क्रॉनिक जो है वो डिफिशिएंट कंडीशन है। तो इस तरीके से जो है ये असर जो है दिखाई आपको पड़ेगा इंटेस्टाइन के ऊपर। तो ये भी जानने की आपको जरूरत है। मान लीजिए अगर कान में अचानक जो है आवाज नहीं आती है, आप सुन नहीं पाते हैं, अचानक ऐसा होता है, ऑल ऑफ सडन वॉइस इज स्टॉप, डिफनेस आ जाता है, तो इसका मतलब ये है
कि कान में हीट ने ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर दिया। कान के बारे में तो आपको आइडिया है, आगे वाले पार्ट को पीना कहते हैं, उसके बाद ऑडिटरी मेटस कहते हैं। जो ट्यूब आगे आप फिंगर डालिएगा तो स्लिपरी ऐसा लगेगा, वो एकॉस्टिक मेटस कहते हैं। और उसके बाद जो है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होता है, मिडिल ईयर होता है, मिडिल ईयर के बाद जो है वो इंटरनल ईयर होता है जिसमें इंडोलिम्फ होता है, इसमें पेरीलिम्फ होता है। कान का पर्दा जो है वो मिडिल ईयर में होता है, और वो जो इंटरनल ईयर है उसमें इंडोलिम्फ होता है, और उसके चारों तरफ के दीवार को हम बोनी लेबिरिंथ कहते हैं। इस पर मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ का जो है कवर रहता है, इंडोलिम्फ होता है, और उसमें कॉक्लिया होती है। कॉक्लिया पार्ट जो है वो कॉइल लाइक स्ट्रक्चर है, और उसमें कैनाल्स होते हैं। वो कैनाल जो होते हैं जो हमें बैलेंस करते हैं हमारे बॉडी को, और कॉक्लिया जो है हियरिंग का काम करता है। तो इस तरीके से कान जो है बैलेंसिंग और हियरिंग दोनों का काम करता है, और ईयर इज कनेक्टेड टू किडनी। तो ये डिफनेस अगर अचानक कॉज होता है तो समझना चाहिए कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है में हीट आ गया है। हीट इज कॉजिंग ए डिफनेस, सडन डिफनेस आ जाता है। तो ये आपको लॉ है जो कि मैं आपको बताया कि अगर मान लीजिए आपके जो है अगर कान के मतलब आप अत्यधिक बहुत ज़्यादा जो है, जस्ट आई एम रिपीटिंग 2 और 3, अत्यधिक जो है बहुत ज़्यादा गर्म तासीर मतलब ग्रीजी फूड खाते हैं तो हीट पैदा हो जाए, और अगर हीट पैदा हो जाएगा तो डिफनेस भी पैदा हो सकता है। मान लीजिए सपोज कीजिए आप काफ़ी ग्रीजी और काफ़ी चिकनाई युक्त काफ़ी रिच फूड खा लेते हैं तो क्या हो सकता है, हीट पैदा होगा और स्मॉल इंटेस्टाइन में, और ये ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ हीट अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाएगा तो डिफनेस भी हो सकता है। तो कंप्लेन ऐसा भी हो सकता है कि हम तो खाना खाए नॉर्मली सब प्रेम से, और अब आवाज़ जो है सुनाई नहीं पड़ रही, तो ये भी हो सकता है। अगर हीट जो है ज़्यादा हो गया तो यूरिन भी जो है आपको स्कैंटी हो जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा कंप्लेंट पेशेंट करेगा कि हमको स्कैंटी यूरिन हो रहा है, भाई साहब आपने क्या खिलाया आपको। उसके बाद यूरिनेशन भी जो है वो बर्निंग हो जाएगा, और वही अगर तासीर ठंडा हो गया तो प्रोफ्यूज हो जाएगा, बड़ा परेशान हो जाएगा, तो कहेगा कि भाई पानी तो हमने कम पिया तो इतना ज़्यादा यूरिन कैसे हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को आपको जानने की, इन माई ओपिनियन दैट एवरीथिंग शुड बी कनेक्टेड। अगर मान लीजिए रोगी के अंदर जो है हार्ट में जो है वो फायर बढ़ जाता है, जानते हैं कि पंचमहाभूत का प्रत्येक ऑर्गन बना हुआ है, तो इसका फायर अगर बढ़ जाता है यानी इसकी हीट जब बढ़ जाती है तो क्या होगा, ये एक फुल हीट कंडीशन होता है और एक एम्प्टी हीट कंडीशन होता है। तो फायर बढ़ने से क्या होगा, शरीर के अंदर में फुल हीट कंडीशन जो है वो पैदा हो जाएगा, और इसके बाद जो है फुल हीट में आपको काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेसनेस हो जाएगा। और जीभ में जो आपको मैंने कल बताया था, जीभ का टिप्स जो है, या पूरे जीभ में कहीं 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 आपको छाले पड़ सकते हैं। हालांकि टिप्स जो है एकदम रेड हो जाएगा और छाले भी पड़ जाएंगे, और शोर भी पैदा हो जाएगा, शोर थ्रोट, गले में दर्द भी शुरू हो जाएगा, और बहुत दिन तक रह जाएगा। तो ये कोई दूसरा भी जो है सिम्टम्स पैदा कर देगा, क्योंकि गर्मी जो है, फायर जो है वो कंबशन करता है, और कंबशन मतलब ज़्यादा जला देता है, तो कई चीज़ें आपको उत्पन्न हो सकती है। छाला तो हो ही गया, अल्सर जिसको कहते हैं, और इसके अलावा जो है दर्द भी पैदा करेगा, बहुत ज़बरदस्त दर्द पैदा करेगा।
इस तरीके से आप हीट को समझने की कोशिश कीजिए। और अगर स्टैग्नेशन होता है तो क्या करेंगे, लीवर की जो है, अगर मान लीजिए रोगी में हो जाती है लीवर की, यानी उसकी ऊर्जा धीरे धीरे बह रही है या उसका उसमें बहने वाली ब्लड जो है वो धीरे धीरे बह रहा है, तो या तो ब्लड स्टैटिस हो जाएगा या एनर्जी का स्टैग्नेशन हो जाएगा। और स्टैग्नेशन अगर हो जाता है तो छोटी आंत पर इसका आक्रमण हो जाएगा, छोटी आंत पर इसका आक्रमण हो जाएगा तो स्टैग्नेशन ऑफ वहाँ की पैदा करेगा, चाहे वो एक्यूट होगा चाहे क्रॉनिक होगा। तत्काल अगर होगा तो बड़ा सीवियर होगा और क्रॉनिक हो जाएगा तो बड़ा लंबा समय ले लेगा। तो एक्यूट इज कॉल्ड द एक्सेस कंडीशंस और क्रॉनिक इज कॉल्ड द डेफिशिएंट कंडीशंस। तो दीज आर दी चंद, आपको थोड़ा सा जो है मैंने स्मॉल इंटेस्टाइन को टच किया। एंड लेट अस स्टार्ट the law of the large intestine. Not today it will be completed, but it will be completed in tomorrow. तो जैसे मान लीजिए कि अगर कोई प्रकार का डिस्टरबेंस बाउल मूवमेंट में होता है तो जनरली हम एक पैटर्न की खोज करते हैं और पैटर्न खोजते हैं बाउल मूवमेंट का। हम लार्ज इंटेस्टाइन में पैटर्न को देखते हैं और लार्ज इंटेस्टाइन का इलाज करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन मीन्स कि वही अपेंडिक्स, सीकम, इलियोसिकम ज्वाइंट, ascending colon flexor, hepatic flexor, transverse colon, then splenic flexor, and descending sigmoid colon, and then rectum, and then anus. तो इसका ट्रीटमेंट हम करते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें प्रॉब्लम आ गया है। अगर कोई भी डिस्टर्बेंस होता है बाउल मूवमेंट, बाउल मूवमेंट में होता है तो डिसेंट्री हो जाती है, बाउल मूवमेंट में होता है तो डायरिया हो जाता है, बाउल मूवमेंट में होता है तो ड्राई स्टूल हो जाता है, बाउल मूवमेंट में होता है तो कॉन्स्टिपेटेड हो जाते हैं। तो ये सब साथ बाउल मूवमेंट का ही है। तो इसको क्या करते हैं, इसको जब इसको पुश करने के लिए जो पावर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो हमको मिलता है फेफड़े से। तो आपको पता लगेगा कि ये लंग्स कहाँ से आ गया। तो आपको मालूम है कि लंग्स और बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में जो है वो रिलेशन है, कपल रिलेशन है। यानी जो है ये आपको मेटल है, अब मेटल में जो है लंग्स होता है और लार्ज इंटेस्टाइन है, यांग है लार्ज इंटेस्टाइन और वो है आपको इन है। तो ये दोनों के बीच के रिश्ते कायम हो जाते हैं। तो फेफड़ा होता है आपको कहाँ होता है, ये अपर वार्बर में होता है, समझ गए ना। और ये ऊपर से नीचे की ओर भेजता है, डिसेंडिंग इसका पावर है ऊपर से नीचे भेजने का। और ये की जो ऊपर से नीचे जाती है ये बड़ी आंत में जाती है और बड़ी, जिसके कारण उसका मल जो है वो बाहर निकलने के लिए उसको हेल्प मिलता है। तो इस तरीके से लंग्स अगर मान लीजिए अपना पावर, डिसेंडिंग पावर इस्तेमाल न करे तो लार्ज इंटेस्टाइन में जो रेसिड्यू बचा हुआ है वो तो बाहर आएगा ही नहीं। तो या तो कॉन्स्टिपेटेड हो जाएगा या कोलन में दर्द होने लगेगा, पेट में दर्द होने लगेगा, एब्डोमिनल पेन होने लगेगा। तो इसको ध्यान रखिएगा कि फेफड़े में जब फूड की पहुंचती है तो वो एयर की से मिलकर एनर्जी बनाती है, दैट इज की। और उस की को फेफड़ा जो है नीचे की ओर डिसेंड करता है और बॉडी फ्लूइड को भी नीचे भेजता है। मान लीजिए अगर बॉडी फ्लूइड को भी नहीं भेज सका
तो क्या हो जाएगा, बॉडी फ्लूइड जो है कन्वर्ट कर जाएगा बलगम में, फ्लेगम में, 15% फ्लेगम बना लेगा। किडनी जो है 10% बना लेगा बॉडी फ्लूइड के रुकने से, और स्प्लीन जो है वो 75% बना लेगा। और बलगम जमा हो जाएगा तो आपको प्यास लगेगी, पानी नहीं पीजिएगा, थोड़ा थोड़ा पानी पीजिएगा, और थोड़ा थोड़ा पानी पीजिएगा, मान लीजिए एम्प्टी हीट पैदा हो जाएगी। एम्प्टी हीट पैदा होगा तो लो ग्रेड फीवर हो जाएगा, नाइट स्वेटिंग हो जाएगा, उस पैटर्न पे चला जाएगा। तो अगर लंग्स की जो है डिफिशियंट हो जाए, लंग्स की अगर डिफिशियंट हो जाता है तो लार्ज इंटेस्टाइन की जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो उसको आवश्यक ऊर्जा नहीं मिल पाएगी, और जिसके कारण जो है वो बाधित होगा और पेशेंट कंसर्न को कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। इस बात को आपको समझना है। अगर मान लीजिए कोई ओल्ड एज में भी कब्जियत हो जाता है तो उसमें कब्जियत होने का कारण क्या होगा कि लंग्स की डिफिशिएंसी होती है। कब्जियत का कारण क्या होगा, वो ड्राइनेस हो जाएगा इन लार्ज इंटेस्टाइन में। ड्राइनेस लार्ज इंटेस्टाइन में होगा यानी बॉडी फ्लूइड नीचे नहीं आएगा तो कफ बन जाएगा। इसलिए आप बूढ़े व्यक्ति को, ओल्ड एज को देखिएगा खांसते हुए, लगातार खांसना ही उनका कार्यक्रम है, क्योंकि उनकी ताकत कमजोर हो जाती है। तो लंग्स से बॉडी फ्लूइड नीचे नहीं आता है तो लार्ज इंटेस्टाइन में मल अटका रहता है, जिसके कारण वो कॉन्स्टिपेटेड हो जाते हैं, और एनर्जी जो है वो नीचे डिसेंड नहीं कर पाती है, जिसके कारण वीकनेस भी रहता है, उनको फटीग भी होता है। तो इस तरीके से जो है ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो ये आपको लार्ज इंटेस्टाइन को और अदर चैप्टर्स को फिर हम लोग टुमारो वी विल कंप्लीट, एंड 2 or 3 days more to complete the एक चीज आप ऐसे समझ जाइए कि ये सारे लॉ को पढ़ने के बाद अभी हम लोग क्या पढ़ लिए थे, हम लोगों ने एनर्जी पढ़ी, हम लोगों ने एनर्जी पढ़ी, एनर्जी का डिफिनेशन पढ़ा, एनर्जी कितने प्रकार का टाइप्स पढ़ा, एनर्जी का फंक्शन पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने ब्लड पढ़ा, ब्लड में हीट पढ़ा, ब्लड का स्टेटस पढ़ा। फिर उसके बाद जो पंच तत्व हैं उस पंच तत्व को हम लोगों ने पढ़ा, इंटरनल विंड पढ़ा, डैम्पनेस पढ़ा, ह्यूमिड हीट पढ़ा हम लोगों ने। ये सब पढ़ने के बाद हम लोगों ने क्या किया कि जितने भी ऑर्गेन हैं वो सभी ऑर्गेन में डिफिशियंसी बढ़ा और एक्सेस कंडीशन देखा। हमने कॉन्ट्रावेक्शन पढ़ा, तो इन सब चीजों को आप लोग को ध्यान रखना है। हम एक दिन क्या करेंगे, आई विल स्टार्ट फ्रॉम डे 1 और विद इन 1 hour I will try, or between 2 days I will try to complete revise the whole thing। लेकिन आप लोग अपने से भी जो आपने नोट बनाया है उसको रिवाइज कीजिए। उसके बाद हम पढ़ने लगे जितने ऑर्गेन्स हैं उस ऑर्गेन में हमने पढ़ाई तो हमने एनाटॉमी सब पढ़ ही लिया था। उसके बाद हम लोग उसके अंदर एनर्जी का बैलेंस पढ़ना चालू किया और हमने हार्ट पढ़ लिया है, आपको याद होगा। आज हम जीआईटी पढ़ रहे हैं, विद इन 2 or 3 days खत्म कर लेंगे। उसके बाद हम लोग लंग्स पढ़ेंगे, किडनी पढ़ेंगे, लीवर पढ़ेंगे, ये सब तो हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। जब ये खत्म हो जाएगा, रिवीजन भी हम बीच में करेंगे, तो जब ये खत्म हो जाएगा तब हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जितने तरह के हमारे बॉडी में पॉइंट्स हैं उनको कोशिश करेंगे समझने की। हाउ फार आई विल
क्लियर इट, यह मैं नहीं कहता, लेकिन कोशिश करूंगा आप लोगों को वो सारे पॉइंट को समझाने की। जब पॉइंट आप समझ जाइएगा तब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मेरिडियंस, और मेरिडियन पढ़ने के बाद या पॉइंट पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे डिजीज। 100-150 जितने डिजीज हो सकेंगे पढ़ने की कोशिश करेंगे, और जब वो डिजीज हम लोग पढ़ लेंगे तो मेरिडियन हम लोग पढ़ लेंगे। कुछ इस तरीके का सिलसिला हमारे दिमाग में है और इस तरीके से हम पढ़ रहे हैं। तो एनीवे संख्या तो कम हो जाती है, लोग पता नहीं उन्हें